भेजेंगे। आबिद शेर अली साहब ने जो भी फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत अता फरमाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ये समझते हैं कि उन्हें मजीद तफ्तीश की जरूरत है या तहकीकात की जरूरत है, तो हमें उसका भी एहतराम करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको अपने सियासी रंग पहनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ जिसकी तवक्को थी कि पनामा पेपर स्कैंडल के फैसले ने मुल्क में सियासी तूफान पैदा कर दिया और साथ साथ अभी तक कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई। मसलन हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है लेकिन साथ साथ मिठाइयाँ भी बांट रही है। इसी तरह अपोजिशन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा तो मांग रही है लेकिन साथ साथ ये भी कह रही है कि हम इस फैसले में शामिल JIT को मुस्तरद करते हैं। और अगर सियासी मैदान की बात ली जाए तो आज ही काबीना के एक वजीर जनाब आबिद शेर अली साहब ने आसिफ अली जरदारी को दहशतगर्द कहते हुए मुतालबा किया कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट को भेजा जाए, जिस पर अभी अमीर जमात इस्लामी का शॉट हमने सुनाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह आबिद शेर अली को हदायत दे। साथ साथ आबिद शेर अली के बारे में यह भी है कि वो मियाँ साहब यानी शरीफ फैमिली के रिश्तेदार भी हैं, और रिश्तेदारी की बात चले तो फिर चौधरी एतजाज अहसन ने भी एक रिश्तेदारी की बात की है जिस पर खासी तनकीद भी हो रही है और उस पर वजाहतें भी आ रही हैं। ये हमारे मौज़ूआत हैं। एक बहुत ही सीजनड और मैं कहूँगा डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम रिटायर्ड साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बल्कि काफ़ी दिनों के बाद वक्त दिया आपने, बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है कराची से सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब ने, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया मांडवी वाला साहब, आपने वक्त दिया। और इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, माहिर कानून हैं, वो लाहौर से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। चूंकि अदालत की बात है, फैसले की बात है, कन्फ्यूजन की बातें मैंने की, तो पहले मैं इरफान कादिर साहब के पास जाऊंगा। इरफान कादिर साहब, न तहकीकात हुई, न गवाही आई, न दस्तावेजात आई, फिर हम कैसे एक अवामी नुमाइंदे को यानी वजीर आजम को डी नोटिफाई कर दें? ये उस फादिल जज साहब का फैसला है जिसने फैसला लिखा, जिन्होंने जजमेंट लिखी, और फिर जिस फादिल जज साहब ने जजमेंट पढ़ के सुनाई तो उनका कहना था कि नहीं, बहुत है हमारे पास एविडेंस और इस बेसिस पे वजीर आजम को डी नोटिफाई किया जाए। जो कन्फ्यूजन हमें नजर आ रही है हुकूमत में भी अपोजिशन में भी, ये क्या इस जजमेंट की वजह से पैदा हुई है? जी, मैंने, अगर आपको याद हो तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने इस चीज़ पे तबसरा किया था फैसला आने से पहले, और मैं शुरू से कई माह से कह रहा हूँ कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इस सारे मामले में तज़ब्ज़ब का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है। और बावजूद इसके कि सारे फैसले में जो सीनियर जज है उन्होंने लिखा है कि इसमें जो इश्यूज़ हैं वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल मैटर्स हैं जो कि बादियों नज़र में पढ़ के समझ आ जाते हैं, तो बावजूद सीनियर जज साहब का ये बात करना, और वो तकरीबन उन्होंने मेरे वाला ही व्यू लिया है, लेकिन फिर इतना वक्त जो लगा है वो क्यों लगा है, वो कन्फ्यूजन क्यों था, इसके बारे में बेंच ने कोई बात नहीं की। लेकिन जब ये फैसला आया है, उसका जो एंड रिजल्ट हमारे सामने आया है, उसमें बहुत सारे लीगल फ्लॉज हैं, एम्बिगुटीज़ हैं, और इस एम्बिगुटी का फ़ायदा दोनों सियासी जमातें उठाएंगी, बल्कि पीपल्स पार्टी भी उठाएगी, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने तो इस फैसले को बहुत ज़्यादा कंडेम किया और उन्होंने कहा कि जी ये जो यार्डस्टिक है कानून की वो डिफरेंटली अप्लाई की जाती है मौजूदा हुकूमत पे और पीपल्स पार्टी पे डिफरेंटली अप्लाई की जाती है। तो उन्होंने जब ये कहा था तो वो अपनी जगह हक बजानिब है, क्योंकि जब उन लोगों के मामले सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो उस वक़्त तो कभी भी कोई डाइसेंट नहीं आया सामने, हमेशा यूनानिमस फैसले उनके ख़िलाफ़ आ जाते थे और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस डिस्क्वालीफाई हो गए थे। आज जब मामला मियाँ साहब का आया तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक डाइसेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम पीटीआई अपनी जगह बहुत खुश है कि उन्होंने जो भी एलिगेशंस लगाई थी और उन्होंने
असर्ट किया था कि बारे सबूत मियाँ साहब पे, और उन्होंने एक्सप्लेन करना है रीजनेबली कि इनके जो एसेट्स हैं ये फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज हैं, और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो ओवरऑल प्रीपोंडरेंस है वो यही है कि मियाँ साहब एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे और उनकी फैमिली भी इन एसेट्स की लेजिटिमेट पहले दिन तो इरफान कादिर साहब पहले दिन पीटीआई ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा फैसला कबूल है, फिर दूसरे दिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जेआईटी को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। नहीं, मैं समझता हूं कि पीटीआई भी ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और पीपल्स पार्टी वो जो पीटीआई है उन्होंने भी ठीक वो जो खुशी मनाई है बाद में वो ठीक मनाई है कि उनका जो मौक़िफ़ है उसकी विंडिकेशन भी हुई है। अब रहा पीएमएलएन का, तो पीएमएलएन भी बहुत खुश है और उनको भी खुश होना चाहिए, क्योंकि 2 जजेस का कह देना कि मियाँ साहब डिस्क्वालीफाइड और सादिक और अमीन है, उसके बावजूद मियाँ साहब का इस सारी चीज़ से बचे रहना और वो कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक प्राइम मिनिस्टर, तो उन सब के लिए बहुत खुशी की बात है। चलो इसी नुक्ते पे रहिएगा, इसी नुक्ते पे रहिएगा। जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस कन्फ्यूजन की मैं बात कर रहा हूं कि लोग खुश भी हैं, लोग नाराज भी हैं, मसलन आपकी जमात भी वो कहते हैं कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं बट मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं, ये क्या कन्फ्यूजन है, ये क्या चीज़ है? देखिए, मेरे ख्याल में मिठाइयाँ बांटना या खुशी मनाना ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसकी नौइयत क्या है। हमारी हाईएस्ट कोर्ट ने इसको सुना, उसके ऊपर क्या तवक्कुआत थी जो गए थे कोर्ट के अंदर, और वो बारहा उन्होंने कहा कि हमने डी-सीट करना है। प्रे भी यही था, मतलब कानूनी नज़र में देखें। और उसके ऊपर जब कोर्ट ने फैसला दिया तो वो स्प्लिट वर्डिक्ट है, लेकिन मेजॉरिटी की वर्डिक्ट ही फैसला माना जाता है, और उन्होंने ये इनको डी-सीट करने की बात नहीं की है, ओवरऑल जो डिसीजन है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मुस्लिम लीग के अंदर एक सेटिस्फेक्शन है कि ये कानून जो है उसके मुताबिक चल रहा है, और जो दो जज डिफर भी किए हैं उनका एक अपना राइट है, उन्होंने अपनी दयानतदारी के साथ उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दी है। लेकिन मेजॉरिटी जजेस की ओपिनियन ये है कि ये बात इस तरह नहीं हम फौरी तौर पे मानना चाहते, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, और उसके लिए आपको आगे चलना है। अभी आप देखिए पराजा साहब के इस केस के पनामा से शुरू हुआ। इनिशियली मियाँ साहब का नाम नहीं था, लेकिन फैमिली का था तो इम्प्लीकेट बच्चों का था जी, बच्चों का था, बेटों का था। अच्छा, फिर जब ये कोर्ट के अंदर आ गया तो अनफॉर्चुनेटली फिर लीगल नहीं रहा, फिर पॉलिटिकल बन गया ज्यादा कुछ। यानी कोर्ट के लिए शायद लीगल हो, लेकिन हम जो बाहर बैठ के ढोल बजाने वाले हैं उनके लिए यही था, ये पॉइंट आ गया, वो नहीं आया। हम हर बंदा अगले इलेक्शन पे नजर रखी हुई है, अपनी उस पजीराई के ऊपर देखे, तो उससे वो मिक्स हुआ। अभी जब हमने इसको फैसले से पहले दोनों साइडों ने, बल्कि पीपल पार्टी के जरदारी साहब को भी मैंने सुना, सब ने कहा कि फैसला मंजूर होगा जो भी करेंगे। तो जब आपको एक फैसला सामने आ गया कोर्ट्स का, आल्दो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, अभी इरफान कादिर साहब भी ये बताएंगे और भी बहुत से लोग, वो ये कहते हैं कि ये ट्रायल कोर्ट तो है नहीं। राइट एट द आउटसेट ये पता होना चाहिए था कि ये इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर जो एक्यूज्ड है उसका ये राइट है कि एक फैसला उसके खिलाफ आए तो वो अपील भी कर सके, वो आगे भी जा सके, ताकि यूसी एक कोर्ट के अंदर एक बंदा सजाए मौत हो जाता है और अगली कोर्ट उसको बरी कर देती है। जस्टिस के पूरे निजाम पे आपका ईमान होना चाहिए। तो बहरहाल अभी उन्होंने कहा, हम तो कहते सरे तस्लीम खम, जो शुरू में कहा जेआईटी बने, तो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? नहीं कोई, देखिए ये कल इजलास हुआ, उसमें बरमला कहा गया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात तो है ना। देखिए बात ये है कि ये जो सारी लैंग्वेज है उसके अंदर वो कोई फूलों की सही तो नहीं हुकूमत के लिए, उसके ऊपर अस्पर्शंस हैं, तो वो अपने ताफाज बिकॉज वो दे फील के वो उनके ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि किसी भी जज ने मियां साहब की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, देखिए ना, बेनिफिट दे दिया कि फर्दर इंटेरोगेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, यानी वो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम फैसले को रिजेक्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अदलिया का जहां 5 जजेस बैठेंगे वहां बहुत सी बातें होंगी, और ये बड़ी अच्छी बात है कि स्प्लिट एक वर्डिक्ट आई है, उसके ऊपर हर ये शिकायत भी बनती है पीपल्स पार्टी के कि हमारे खिलाफ तो बिल्कुल मुतफ़िक़ा फैसले आते हैं। दूसरा बात यह है कि ये पीपल पार्टी का कहना कि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये चीफ जस्टिस बनता और उसके बाद उसका बेटा और उसका बेटा नहीं बनता। आपके खिलाफ अब माजी के केसों का आप आज के केस का मेरिट के ऊपर देखें कि क्या जजेस के सामने जो कुछ पेश किया गया उसके मुताबिक वो यही फैसला कर सकते थे या वो, उसके बाद आप उसके ऊपर अपने व्यूज दें। लेकिन आपने जब ये कहा कि ये जलीलुल कदर ओहदे पे बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेज हैं
और इन्होंने एक फैसला दिया है, तो हम सब कहते हैं बिस्मिल्लाह, ये बताएं। और अभी JIT का भी जो उन्होंने बात की है वो हम उसको फेस करेंगे और उनका फैसला भी कबूल होगा। तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ उस चीज पे हैं जो कमेंट्स लिखे हुए हैं 540 सफ़ात में। जी जी, उसके अंदर ऑब्वियसली हर बंदे को अपने अपने व्यूज तो दे सकता है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जजमेंट पे लेकिन बात की जा जजमेंट सकती के है। ऊपर हाँ, लेकिन ऑन दी होल हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले को हम बिल्कुल ये इस तरह वो नहीं करते। यस, मैं ये समझता हूं कि हर अक्यूज को ये मौका मिलना चाहिए कि वो रिव्यू के लिए जा सके, वो अगली कोर्ट में जा सके। तो अभी भी शायद ये JIT के बाद कोई फैसला हो लेट से, तो ये अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर लोअर कोर्ट में जाएगा, फिर ये हायर कोर्ट में जाएगा, फिर इसके सारे जजेस सुनेंगे, नए पैनल बनेंगे और उसके बाद जो फैसला होगा उसके ऊपर। हमने 4 महीने पहले इंतजार किया, जब हेयरिंग होती रही 2 महीने फैसला 15 साल केस लगते हैं। मैं ऑनेस्ट टू गॉड एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान की हैसियत से मानता हूं कि करप्शन के केसेस कोई भी हो, वो अक्रॉस द बोर्ड हमें उसके ऊपर जरा भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। आपकी तरफ जाऊंगा, आपकी पार्टी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, आपके कायद आसिफ अली जरदारी साहब ने मुजम्मत कर दी। अभी आप चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, ये सारा ट्रेल, मनी ट्रेल, फाइनेंस का मामला है। कल वजीर दाखिला साहब ने कहा कि मालूमात देने वाले मुमालिक में से अक्सर के साथ हमारे कोई मुआहदे नहीं है। जो प्रेपोजिशन चल रही है कि JIT काम करेगी, ट्रेल ढूंढेगी, अगर मालूमात देने वाले मुमालिक से मुआहदे ही नहीं है तो फिर ये मामला फर्दर कैसे इन्वेस्टिगेट होगा? राजा साहब, आपने मेरे क्वेश्चन करने से पहले आपने खुद ही जवाब दे दिया। मैं तो आपकी राय चाह रहा हूं, आप एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के। नहीं, बिकॉज मैं आपको बताऊं, ये पैनामा का सबसे पहले केस हमारी फाइनेंस कमेटी ने उठाया था सेनेट की, और उसी वक्त स्टैब्लिश हो गया था कि इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। FBI, SECP, NAB, ये सारे इदारों को हमने बुलाया था और उन्होंने बड़ा क्लियरली आके स्टेट कर दिया था हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमारे कोई ऐसे अरेंजमेंट नहीं है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट क्या किसी से कुछ पूछ भी सकते हैं। तो दिस JIT इज अ नॉन स्टार्टर, इट इज अ फेलियर, दिस जजमेंट इज अ फेलियर। मतलब आपने ऐसा जजमेंट दिया है जो इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। और मैं आपको अभी से बता देता हूं ये JIT क्या कहेगी, ये लिख के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये दे देगी कि हमने इनको बुलाया, इनसे ये पूछा और फर्दर हम किसी से कोई इंक्वायरी किसी मुल्क से नहीं कर सकते। ये जवाब जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। अब आप मुझे बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये पता नहीं है कि ये JIT क्या करेगी? अब आपने मांडवी वाला साहब, SECP के मांडवी वाला साहब, अब आपने मेरा सवाल खुद ही बयान कर दिया कि जब ये सूरत हाल है, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, आप एक फैक्ट बयान कर रहे हैं कि ये इदारे जिन पर सुबह शाम तनकीद होती रही, जिनको जो कुछ कहा जाता रहा आपके सामने है, अगर वो इदारे एब निशो, उनके पास पावर्स नहीं है, उनकी एक्सेस नहीं है, मुआहदे नहीं है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर क्या कोर्ट के सामने जब ये आर्गुमेंट्स आए उस वक्त नहीं था ये मालूम इनको JIT बन रही है, आगे से तो कुछ नहीं आएगा? नहीं पराचा साहब, और मजे की बात यह है कि इतने सीनियर जजेस हैं जिन्होंने ये JIT बनाई है, उनको ये नहीं पता कि हमारे इदारे इस काबिल नहीं है और हमारा मुल्क और हमारा कोर्ट बाहर जाके किसी की कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की बाहर कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो आप क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं? और मैं आपको बताऊं, एक आदमी नहीं है पाकिस्तान में जिसने इस डिसीजन को अप्रिशिएट किया है, एक आदमी नहीं है। मैं पॉलिटिशियंस को सबको आप इधर कर दें, आप किसी से भी पूछ लें, किसी ने इस डिसीजन को अप्रिशिएट नहीं किया। तो अगर आपका सुप्रीम कोर्ट इस किस्म का डिसीजन दे रहा है जो आपका एक आदमी भी पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं करता, आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप किसी से भी पूछ लें, किसी ने भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया। और मैं आपको बताऊं कि दिस वर्डिक्ट विल बी अ फेलियर। इस 60 दिन के बाद आप देखिएगा कुछ नहीं निकलेगा इसमें से, एंड इट विल बी बैक टू स्क्वायर वन, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। यानी मियां साहब को, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी। फिर
क्लीन चिट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि इस ऑर्डर का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। चले चले इसी पे रहिए नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जाहिर है जनरल साहब फरमा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल भी बन गया था, पॉलिटिकल डायमेंशन भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम पनामा पेपर स्कैंडल के हवाले से जो मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं। लाइव शो आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। इरफान कादिर साहब, आज एक और भी डेवलपमेंट हुई। अभी तो आप फरमा रहे थे कि सब खुश हैं, पीपल्स पार्टी तो मायूसी का इजहार कर रही है, मांडवी वाला साहब की बात आपने सुनी, लेकिन सियासी जमातें तो लड़ती हैं। वो पीपल्स पार्टी कहे वज़ीर आज़म रिजाइन कर जाएं, पीटीआई कहे रिजाइन कर जाएं। आज तो आप लाहौर में हैं, लाहौर बार एसोसिएशन ने, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर उन्होंने भी मुतालबा कर दिया कि वज़ीर आज़म रिजाइन करें, बल्कि उन्होंने तो 7 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। ये वकला तंजीमें क्यों इतनी नाराज हो गई हैं? देखें, ये जो वकला तंजीमें हैं ना जी, ये इनके भी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और ये पॉलिटिक्स जो है हमारी बार में भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम कहें कि जी आज हमारी बार बड़ी इंडिपेंडेंट है, तो उस तरह की इंडिपेंडेंट बार नहीं है पाकिस्तान की। अब रहा इस फैसले पे तबसरा, जो बात हो रही है फैसले पे आ जाते हैं, बिकॉज अब तक की जो बहस हुई है, मैंने जनरल साहब की बातें सुनी है और इन प्रिंसिपल जनरल साहब ने जो भी कहा है जूरिस्प्रूडेंशली उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। और एट द सेम टाइम मांडवी वाला साहब ने भी बड़ा सही कहा कि दिस इज़ अ नॉन स्टार्टर। और मैंने भी बहुत सारे व्यूज़ ऑलरेडी दे चुका हूं कि ये तो अगर 13 क्वेश्चंस फ्रेम करते हुए इनको इतना अरसा लग गया, 6 से 8 माह लग गए हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस पे जब तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और रिपोर्टें मुरतब होनी शुरू होंगी, तो ये तो कई 100 साल लग जाएंगे। तो ये तो कभी भी 60 दिन अंजाम पे नहीं पहुंचेगा। ये जो 60 दिन फिक्स किए गए हैं, 60 डेज तो उन्होंने कहा है ना जी, उन्होंने 60 डेज कहा है। जनरल जिया साहब ने 90 दिन कहा था, 90 दिन को 11 साल लगे थे, तो वो प्रोपोर्शनेटली आप देख लें। सर, आप एक आमिर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस से तो ना कंपेयर करें ना सर। जी, आमिर जो है वो मैं आज भी समझता हूं कि वो इतना वो आमिर होगा। फौजी जो है उनको आमिर तो कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे फौजी जो है वो भी तो हमारे सोसाइटी के क्रॉस सेक्शन से है और वो भी नॉन इलेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी नॉन इलेक्टेड है। तो और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हमारे जनरल्स जो हैं उनमें आप देखें कि बहुत सारे जो उनके वो जो फैसले थे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें उन्होंने सराहा है मिलिट्री टेक ओवर्स को। तो इसलिए इस पर मैं ज़्यादा बहस इस वक्त नहीं करूँगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। मैं अपने आप को इस फैसले पर कन्फाइंड रखूँगा और किसी भी जमहूरियत में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो फैसलों पर होता है, और अगर किसी फैसले के पॉलिटिकल ओवरटोन्स हो तो उस पर डायसेक्शन भी बड़ी माइन्यूट होती है। अब अगर हम इस सारी चीज़ को लीगली डायसेक्ट करें तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने आप को एक बंद गली में खड़ा कर लिया है। आप मुझसे पूछेंगे क्यों बंद गली में खड़ा कर लिया है? मेरा जवाब ये है, इसलिए खड़ा कर लिया कि एक तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ाई गई। उन्होंने कहा जी हम तो 20 साल हमारे फैसले को याद रखा जाएगा, फिर कहा गया कि नहीं सदियों याद रखा जाएगा। अब जब ये जी हाँ एग्जैक्टली, अब मैंने नहीं ये कहा, ये तो हमारे जज साहबान ने कहा। अब जब ये फैसला आया तो फैसला जो है वो इस कदर तजादात का शिकार है और उसमें इतनी एम्बिगुइटीज है कि तमाम सियासी कुव्वतें जो है वो समझ रही हैं कि इस पर तो नजरसानी करनी चाहिए। और इस पर तो मैं वाकई मुबारक दूंगा PMLN को कि अगर उनके पास कोई अच्छा वकील हो आज भी और वो रिव्यू फाइल कर दे, तो उसमें इतने पॉइंट्स हैं रिव्यू में। मुझे नहीं पता अभी इन्होंने इसको स्टडी करना शुरू किया कि नहीं, कि वो रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट उस रिव्यू से नहीं निकल सकेगी। चले इसी नुक्ते पे रहिए, और वो इम्प्लीमेंटेशन तो दूर की बात होगी। इसी नुक्ते पे रहिए, पीटीआई भी इसी नुक्ते पे रहिए। आप तो माहिर कानून है, उल्टा पीटीआई कह रही थी कि हम रिव्यू में जाना चाह रहे हैं, अपोजिशन कह रही थी हम रिव्यू में जाना चाह रहे हैं। गुज़श्ता रात मैंने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि हम लोग यानी मुस्लिम लीग नवाज के मुखालिफ जाएंगे रिव्यू पिटीशन में। आप तो नवाज लीग को भी एडवाइस कर रहे हैं। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। पॉलिटिकल आउटफॉल्स की मैं बात कर रहा हूं कि बार भी आ गई और दुरुस्त कहा उन्होंने कि वकला की भी पॉलिटिकल एम्बिशन होती हैं। आबिद शेर अली ने आज बाकायदा इल्जामात लगाए आसिफ अली जरदारी को दहशतगर्द कहा। साबिक सदर पाकिस्तान है वो, कहा कि मिलिट्री कोर्ट में उनका केस ट्राई किया जाए। काबीना के वो मेंबर हैं,
काबीना हैज द एग्जेक्टिव अथॉरिटी। अगर उनके पास, काबीना के एक मेंबर के पास, वजीर आजम नवाज शरीफ के कैबिनेट कॉलीग के पास अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो एक्शन ले जाकर, क्यों इस तरह से खड़े होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए ये अफसोसनाक है। मैं ये कहता हूँ अफजल शेर अली साहब को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब हमेशा ऑनेस्ट टू गॉड मैं बताऊं शाइस्तगी की बात करते हैं। हमें पॉलिटिकल हमारे डिफरेंसेस जरूर होते हैं और आपको पता भी पॉलिटिकल मैं ये जनरल साहब माजरत के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं मान जाऊं कि वजीर आजम की हुक्म अदूली कर रहा है आबिद शेर अली या कोई और आदमी जो इस तरह की बात करता है। मुख्तलिफ लीडर्स मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, बयानात देते हैं, तो वो ये नहीं होता कि हर चीज और हर बंदे की। मैं अभी आज इंटरव्यू दे रहा हूं इधर, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई, मुझे नवाज शरीफ साहब ने क्लियर किया है तो मैंने तो है जिसमें सर आप बोल रहे हैं। मैंने अपनी सोच के मुताबिक मैंने अल्लाह को जान देनी है। मैं इंसाफ के ऊपर मबनी करके, और मैं एक पार्टी का कारकुन भी हूं, मुझे ये मेरे ऊपर है, तो मैं ये कहना चाहता हूं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि देखें ये पॉलिटिकल हम बात कर रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल अभी इलेक्शन ईयर भी शुरू हो गए। अभी आगे जब इंतखाबात होंगे तो परफॉर्मेंस शो करनी होगी मुख्तलिफ पार्टीज ने। जिनके पास शो करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास ये एक बहुत अच्छा वे आउट है कि इस पार्टी को इस तरह दबोचा जाए कि ये इस काबिल ना रहे कि आ गया है। एक एंगल वो जरूर है, यानी लीगल एंगल अपनी जगह होगा, फैक्ट्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये एंगल भी जरूर है। हमारी जिस डिसीजन के ऊपर जब ये रीडिंग हुई तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स तहफुजात तो थे ना, बहुत सारा आइटम, वही जो मैं आपसे बार-बार पूछ रहा था, वो तहफुजात है। लेकिन हमें जो इंस्ट्रक्शन है लीडर की वो यही है कि मनोहन हमें कभी भी, हम ये नहीं कहते कि हम फैसले को नहीं मानते, हम उसके मुताबिक वो चलेंगे। और दूसरा जो बात अभी इरफान कादर कह रहे हैं कि रिव्यू का, वो ऑफ कोर्स एक लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप लेट से तारीख इंसाफ वाले या पीपल पार्टी वाले रिव्यू पे जाते हैं तो अभी जब आपकी पार्टी ने ये केस रिव्यू किया, जजमेंट रिव्यू की, तो था थॉट के आपकी पार्टी भी रिव्यू में जाएगी। देखिए जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, ये टीम है, आई एम श्योर कि वो इसके ऊपर सोच रहे होंगे। मैं तो उसका प्रीवी नहीं हूं, ना मेरे पास नॉलेज है, बट ऑफ कोर्स जब आपके ऊपर इतने डायरेक्ट इस तरह इल्जामात लग रहे होंगे और आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड नहीं है, देखिए ना, जो लगाने वाला है तो शायद समझे कि जस्टिफाइड है, लेकिन अगर मेरे ऊपर है तो मैं अपनी पोजीशन को वाजे करने के लिए हर फोरम पे जाने को तैयार हूं। तो अदालत के आगे जाके भी मुझे ये कहने का हक है। आपको मैंने बताया ना कि आपके कत्ल के मुकदमे में फंसे हुए लोग जिनको एग्जीक्यूट करने के आर्डर्स होते हैं उनको बरी भी कर देते हैं, और ये कि जज का लफ्ज को हरफ आखिर तो नहीं होता ना, जब तक कि ये जुडिशियल प्रोसेस पूरा ना हो जाए, और उसके बाद फिर उसके ऊपर डिस्कशंस भी होती रहती है। तो आई एश्योर यू, देखिए आज मैं समझता हूं, तो मेरी लास्ट बात करने दे कि हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए गुर्बत व अफलास को खत्म करना। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस 21वीं सदी के चैलेंजेस को लेके मुल्क को आगे कैसे चले, हम लोगों की दिल कैसे जीते। सिर्फ हम इन पॉलिटिकल स्कैंडल से नहीं जीते। आइन भी यही कहता है, आर्टिकल 9 से 39 तक आइन बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। इसी नुक्ते पर ये मानवी वाला साहब आपकी तरफ आऊंगा। जाहिर है इधर एक बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि आई एम कंस्ट्रेन्ड बाय डेमोक्रेसी। अब अगर आप तहरीक चलाते हैं, किसी तहरीक का हिस्सा बनते हैं, जमहूरियत तो कमजोर होगी, खतरा भी जमहूरियत को दरपेश होगा। हालात तो अच्छे नहीं है, अगर तहरीक चलती है, जलसे होते हैं, कुछ भी फिर हो जाया करता है मुल्क में। अच्छा साहब देखें, ये बात अक्सर होती है, हर चैनल पे होती है कि जमहूरियत को खतरा है। देखें इस वक्त जमहूरियत ऑन ट्रायल नहीं है, इस वक्त पार्लियामेंट ऑन ट्रायल नहीं है, इस वक्त गवर्नमेंट ऑन ट्रायल नहीं है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इज ऑन ट्रायल। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जिस दिन डिसीजन आया 7 बजे कंट्री को एड्रेस करने वाले थे, मुल्क को करने वाले थे, उनको एडवाइस किया गया कि आप अक्यूज्ड हैं, ही इज अक्यूज्ड प्राइम मिनिस्टर। 2 जजेस ने उनको डिक्लेयर कर दिया है कि ये सादिक अमीन नहीं है, ये झूठ बोलते हैं पार्लियामेंट से। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें डेमोक्रेसी कहां से खतरे में आ गई। गवर्नमेंट, हमारा भी प्राइम मिनिस्टर, एक लेटर लिखने पे उस पर कोई चार्ज नहीं था, एक लेटर लिखने पे उसको हटाया गया था, कोई चार्ज नहीं था उसके ऊपर। इन पे तो इतने बड़े बड़े चार्जेस हैं और उससे भी कोई जमहूरियत खतरे में नहीं आई। देखें ये एक जमहूरी प्रोसेस है, कई लोग डिग्रियों के चक्करों में निकाले गए, कई लोग दूसरे चार्जेस पे, करप्शन के चार्जेस पे निकाले गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जस्ट बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज ऑन ट्रायल, और प्राइम मिनिस्टर पैनामा केसेस में सिर्फ इस मुल्क में ट्रायल पे नहीं है,
दूसरे मुल्कों में तो ट्रायल की नौबत ही नहीं आई, उन्होंने ट्रायल से पहले ही प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दी। मांडवी वाला साहब मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मादरत इंटरप्ट कर रहा हूं। आपके प्राइम मिनिस्टर निकाले गए वो थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, वो जजमेंट सही थी गलत थी उस पर बहुत सारे इतराजात हो सकते हैं, आपके भी मेरे भी, जनरल साहब के भी, इरफान कादिर साहब के। पार्लियामेंट है, अगर वजीर आजम ऑन ट्रायल है तो सुप्रीम कोर्ट ही के प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा ना। जी देखिए, मैं बात ये नहीं कर रहा कि फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैं आपने बात की कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के जाने या आने से डेमोक्रेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज डेमोक्रेसी इज नॉट थ्रेटेंड। ये गलत फहमी है जो कि ये दोबारा कही जा रही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे तो डेमोक्रेसी खतरे में आएगी। डेमोक्रेसी कोई खतरे में नहीं आएगी, पार्लियामेंट कोई खतरे, एक और प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था। जनरल साहब आपका मैं नुक्ता लूंगा, लेकिन नादरीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जाहिर है इसी पॉलिटिकल डायमेंशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि अपोजिशन इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। आज इमरान खान दादू पहुंचे हुए हैं, वो वहां पर जो बात करेंगे हो सकता है तलागंग में जो बात की थी उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ वैसी ही बात करें, अदरवाइज दादू में खड़े होकर सिंध में कैंपेन शुरू करना बजाते खुद पीपल्स पार्टी के लिए ही एक बड़ा चैलेंज होगा। इस तनाजुर में, इस सिनेरियो में क्या अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू आप लाइव देख रहे हैं। इरफान कादिर साहब आपकी तरफ जाऊंगा। जो नुक्ता वुकला तंजीमों के हवाले से मैंने आपके साथ उठाया था, पॉलिटिकल पार्टीज अभी कोई इत्तेहाद नहीं बना सकी अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर को आउस्ट करने के लिए, तो वुकला तंजीमें कैसे आउस्ट करेंगी प्राइम मिनिस्टर को? 7 दिन की डेडलाइन तो मांग ली उन्होंने। देखें, ये वुकला तंजीमों का ये इस तरह की बातें करनी, और ये इनको चाहिए, अगर इनको बहुत ही समझते हैं कि कोई फैसले के अगर हक में है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वुकला का ये काम तो नहीं है कि वो इस तरह के नारेबाजी करें, बिकॉज इस तरह से तो बार हमारी पोलिटिसाइज होती है और बार को तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। अब असल बात की तरफ मेरा ख्याल है हम आ जाते हैं, और मैं मुख्तसर बात करूंगा। अभी मांडवी वाला साहब ने एक बात की है, और उन्होंने जो बात की उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली जो है वो ऑन ट्रायल हैं। तो कॉमन पार्लेंस में, अगर आम फहम ज़ुबान में हम ट्रायल का मतलब समझे तो ट्रायल तो मीन्स कि कोई भी किसी इम्तिहान से गुजर रहा है तो वो ट्रायल पे है, लेकिन लीगल पार्लेंस में अगर देखा जाए तो अभी उनके ट्रायल का वक्त तो आया ही नहीं, और ट्रायल का वक्त आएगा भी नहीं। मैं समझता हूँ अगर कोई ट्रायल पे है इस सारे प्रोसेस में तो वो सरीहन हमारी अदलिया, और ये मैं बारहा कह चुका हूँ। और ये मैं क्यों कहता हूँ कि अदलिया ऑन ट्रायल है, मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करूँगा और फिर मैं इसके बाद खामोश हो जाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि इसका जवाब जो जनरल साहब है वो दें, क्योंकि आज जनरल साहब ने एक बात की है और मुझे वो बड़ी स्ट्राइक की है, और वो बड़ी उन्होंने अच्छी बात की है। जनरल साहब ने कहा कि जी इख्तलाफ राय जो है वो जज साहबान में हुआ करता है। मैं जनरल साहब से पूछता हूँ कि ये अदलिया जब इसी किस्म के केस आए थे मांडवी वाला साहब की हुकूमत में, तो उस वक्त तो इसी तरह के केसेस में जहाँ पे कि इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे, कभी इख्तलाफ राय नहीं हुआ था। आज इख्तलाफ राय हुआ है। इस चीज़ की लीगल स्क्रूटनी हम सबको करनी चाहिए, मैं तो करूँगा इसकी लीगल स्क्रूटनी, और मैंने बहुत सारी की भी हुई है। तो अब ये जो चीज़ है ये कि इख्तलाफ राय एक ऐसा कोर्ट दे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेसिडेंट ने कहा कि ये तमाम जज साहिबान इस तरह हैं जिस तरह ट्विन सिस्टर्स होती हैं, इनका तो कभी इख्तलाफ राय ही नहीं होता। तो ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ के केस में इख्तलाफ राय होना था, ये क्यों हुआ है? ये सवाल मैं मांडवी साहब के सामने भी रखूंगा, और ये सवाल मैं जनरल साहब के सामने भी रखूंगा। इसी नुक्ते पे रहिए, मैं मांडवी वाला साहब से बात कर लूं जनरल साहब, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं ताकि दोनों का जवाब दे दें, वक्त भी कम है। मांडवी वाला साहब, जो बात मैंने की कि सिंध में जाके इमरान खान अगर कैंपेन करते हैं तो जाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर वो महरूमों की बात करेंगे, डेप्रीवेशन की बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी ही की बात करेंगे। जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा लेके चल रही हैं तो कॉमन एजेंडा बनना मुश्किल नहीं हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर को हटाना, जैसे आप कह रहे हैं कि एक चले जाएं दूसरे आ जाएं? पराचा साहब, एक मीटिंग हुई थी जॉइंट ऑपोजिशन की, मेरे ख्याल जनरल साहब भी उसमें थे, और उसमें
बड़ा क्लियरली ये सारी ऑपोजिशन ने उस दिन डिसीजन लिया था कि जो भी मूवमेंट स्टार्ट होगी और जो भी डिसीजन होगा वो जॉइंट ऑपोजिशन साथ करेगी। ये 19 जुलाई की बात कर रहे हैं, 19 जुलाई की गालिबन आप शाह महमूद कुरैशी साहब के घर की बात नहीं, मैं पैनमा के डिसीजन के बाद की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये पार्लियामेंट में मीटिंग हुई थी और उसी दिन सारी ऑपोजिशन दोनों हाउसेज में आपने देख लिया होगा कि हमने सेनेट में खड़े होके और बाकी ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में खड़े होके गो नवाज गो के अलावा कोई हाउस बिजनेस नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस मामले में सारी ऑपोजिशन इज ऑन वन पेज। और जब भी ये डिसाइड होगा मूवमेंट का, ये आप देख लीजिएगा, सारी ऑपोजिशन विल बी ऑन वन पेज जब भी ये मूवमेंट डिसाइड होगी शुरू होना। मांडवीवाल साहब, दूसरा आपने पूछा